Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So first of all, I'll introduce myself. I am Anmol Saini, MSc Chemistry student from NIT Hamirpur. So today we are going to start a new unit, Chemical Kinetics. So basically इस यूनिट से क्या होता है, 2 से 3 क्वेश्चन हमको जनरली देखने को मिल ही जाते हैं. IIT जैम हो गया, IIT जेई हो गया, आपका नीट में भी आते हैं यहाँ से क्वेश्चंस. तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स को. तो केमिकल काइनेटिक्स बेसिकली क्या होता है, इस यूनिट में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है व्हाट इज़ केमिकल काइनेटिक्स, कि केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है और व्हाई वी नीड केमिकल काइनेटिक्स, हमें केमिकल काइनेटिक्स की क्या ज़रूरत पड़ी एंड हाउ वी स्टडी द केमिकल काइनेटिक्स, और हम केमिकल काइनेटिक्स को कैसे पढ़ने वाले हैं. सो व्हाट इज़ केमिकल काइनेटिक्स. सिंस वी स्टडी केमिस्ट्री, हम केमिस्ट्री को पढ़ते ही हैं, तो उसके अंदर हम केमिकल रिएक्शंस को भी पढ़ते हैं. और केमिकल रिएक्शंस में बेसिकली होता क्या है कि कन्वर्जन ऑफ द रिएक्टेंट टू द प्रोडक्ट, यही हम लोग केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं. सो अब कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट 3 तरीके से हो सकता है. फर्स्ट वन, विल एनी केमिकल रिएक्शन अकर और नॉट, कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, बेसिकली जिसको हम बोलते हैं फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन. तो फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन को बताने के लिए जो ब्रांच है केमिस्ट्री के अंदर वो है थर्मोडाइनमिक्स. एंड सेकेंड वन इज़ टू व्हाट एक्सटेंट द रिएक्शन अकर, कि रिएक्शन किस एक्सटेंट पे हो रही है उसके बारे में हमें जानकारी देता है इक्विलिब्रियम. एंड थर्ड वन, हाउ फास्ट और स्लो रिएक्शन अकर, कोई भी रिएक्शन कितनी स्पीड से हो रही है, कितनी फास्ट हो रही है, कितनी स्लो हो रही है, इसके बारे में हमें जानकारी देता है केमिकल काइनेटिक्स. इस ब्रांच को हम पढ़ने वाले हैं. सो दिस इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शन फ्रॉम फॉर्मिंग ऑफ द रिएक्टेंट टू द प्रोडक्ट. So now on the next page, here we can see that यहाँ पे हम देख सकते हैं कि A रिएक्टेंट है हमारा और P हमारा प्रोडक्ट है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्लो, यानी प्रोसेस क्या है, स्लो है, स्लोली रिएक्टेंट हमारा प्रोडक्ट के अंदर जा रहा है. तो बेसिकली केमिकल काइनेटिक्स में जब हम रेट ऑफ रिएक्शन को पता करते हैं तो स्लो, जो सबसे स्लो स्टेप होता है वही हमें बताता है रेट के बारे में, ठीक है. एंड factors affecting the speed of reaction we will study. Okay, now the second point, why we need to study the chemical kinetics. अब reactant से product बन रहा है, ये chemical reaction एक हो रही है और हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी chemical kinetics की. So for any chemical reaction not only the product yield is important but also with which product is form is also important. तो हमें इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि खाली किसी भी रिएक्शन में कोई प्रोडक्ट कितना यील्ड हो रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है और किस रेट से फॉर्म हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा. सो बेसिकली H2 + ½ O2 gives H2O. दिस इज़ अ वेरी स्लो रिएक्शन. ये बहुत स्लो रिएक्शन है, हालांकि ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है बट फिर भी एटमॉस्फेयर में होती रहती है, बट एक बहुत स्लो रेट से. कार्बन ग्रेफाइट कार्बन डायमंड में चेंज हो सकता है, लेकिन इसको थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग सकते हैं. वेरी स्लो रिएक्शन है, तो रिएक्शन का रेट भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी. थर्ड वन इज़ हाउ वी स्टडी केमिकल काइनेटिक्स. सिंस केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच दैट डील्स विद स्पीड ऑफ द रिएक्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड. तो यहाँ पे हम 2 चीज़ों को देखने वाले हैं, स्पीड ऑफ द रिएक्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड. सिंस केमिकल काइनेटिक्स विद दीज पॉइंट्स देयरफॉर होल सिलेबस इज कॉरस्पॉन्डिंग टू इट. तो पूरा का पूरा सिलेबस में हमको सिर्फ 2 ही चीज़ें पढ़नी है, कि एक तो स्पीड ऑफ द रिएक्शन और ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी स्पीड ऑफ द रिएक्शन को अफेक्ट करने वाले हैं. तो सिलेबस के अगर हम देखें तो हम 2 सेक्शंस को मेजरली पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट वन, स्पीड ऑफ द डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ रिएक्शन, जैसे कि मैंने पहले कहा है. सेक्शन 1 के अंदर हम पढ़ने वाले हैं स्पीड ऑफ द डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस, रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ द अपीयरेंस ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और कंजप्शन. नाउ सेकंड पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ द रिएक्शंस, और उसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं, मेनली कॉन्सेंट्रेशन, सेकंड वन टेम्परेचर एंड थर्ड वन कैटलिस्ट. तो इन 3 को हम मेजरली पढ़ने वाले हैं. तो फर्स्ट वन को अगर हम ब्रीफ करें, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन. तो सिंपल रिएक्शन एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, 2 टाइप की हमारी रिएक्शंस होती हैं. तो सिंपल रिएक्शंस के अंदर हम देखेंगे कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, रेट लॉ एक्सप्रेशन को जानेंगे, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को जानेंगे और एलिमेंट्री रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी को देखेंगे. और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के अंदर हम देखें तो कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन, तो सीक्वेंशियल रिएक्शन भी बोलते हैं इनको, पैरेलल रिएक्शन और साइड रिएक्शन को देखेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन और अपोजिंग रिएक्शन को देखने वाले हैं, और अप्रोक्सीमेट
अप्रोक्सीमेशन मेथड्स हम यहाँ पे देखने वाले हैं, जैसे कि स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और प्री इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो काइनेटिक्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को भी हम देखने वाले हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन एंड nth ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड पार्ट में हम देखने वाले हैं इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर। इसके अंदर कुछ थ्योरीज हैं, जैसे कि हुड कंसेप्ट को पढ़ेंगे हम, अरेनियस इक्वेशन को पढ़ेंगे, गार्डिनर कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी पढ़ेंगे, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। थर्ड पार्ट इसका आता है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं होमोजीनियस कैटलिसिस, हेट्रोजीनियस कैटलिसिस, एसिड बेस्ड कैटलिसिस एंड एंजाइम कैटलिसिस। एंजाइम कैटलिसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन अब हम स्टार्ट करते हैं रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन से। अब कोई भी रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में जा रहा है, तो रिएक्टेंट टाइम के साथ में क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो मैंने लिखा है यहाँ पे कम होगा, हिंदी में लिखा है थोड़ा। प्रोडक्ट क्या होगा, टाइम के साथ में बढ़ेगा, क्योंकि रिएक्टेंट क्या हो रहा है, टाइम टू टाइम क्या हो रहा है, हमारा कंज्यूम होते जा रहा है, टाइम टू टाइम कंज्यूम होते जा रहा है। तो उसको हम हमेशा जब भी इसकी कॉन्सेंट्रेशन लेंगे नेगेटिव में लेंगे, और प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव में लेंगे जब इसका रेट ऑफ अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस लेंगे, क्योंकि रिएक्टेंट हमारा क्या है, टाइम के अकॉर्डिंग क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है, लेकिन जो हमारा प्रोडक्ट है वो टाइम टू टाइम बढ़ता जा रहा है, तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे। तो एक रिएक्शन को कंसीडर करते हैं, आर रिएक्टेंट से पी प्रोडक्ट में जा रहा है। तो जब टाइम जीरो था तो रिएक्टेंट हमारा R1 कॉन्सेंट्रेशन थी और प्रोडक्ट की P1 कॉन्सेंट्रेशन थी, जो कि जीरो थी, क्योंकि प्रोडक्ट उस टाइम तक नहीं फॉर्म हुआ था। तो अगर हम टाइम T पे देखें तो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन R2 लें और प्रोडक्ट की P2 लें, तो चेंज कैसे निकलेगा, R2 माइनस R1 रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस। तो अगर चेंज की बात करें तो चेंज कैसे होगा, रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन माइनस फाइनल माइनस इनिशियल ऑफ द रिएक्टेंट एंड अपॉन टाइम T2 माइनस T1, तो दैट विल बी नेगेटिव, नेगेटिव आएगा रिएक्टेंट के केस में, एंड प्रोडक्ट के केस में क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1, दैट विल बी पॉजिटिव। नाउ रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, दो तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, रेट ऑफ द डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट और रेट ऑफ द अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट। दो तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। सो एक रिएक्शन को हम कंसिडर करने वाले हैं A प्लस बी गिव C प्लस डी। तो A प्लस बी हमारा यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, और C प्लस P हमारा क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A, क्योंकि A हमारा रिएक्टेंट है तो टाइम टू टाइम ये डिसअपीयर होता जाएगा, और B भी हमारा रिएक्टेंट है, ये भी टाइम टू टाइम डिसअपीयर होता जाएगा। C और D हमारा प्रोडक्ट है, तो ये टाइम टू टाइम अपीयर होते जाएंगे। तो हम इसको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखते हैं और रेट ऑफ अपीयरेंस लिखते हैं प्रोडक्ट को। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए क्या होगा, माइनस DA बाई DT। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी क्या होगा, माइनस DB बाई DT। माइनस साइन हमने इसलिए लिया है क्योंकि ये टाइम टू टाइम क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C क्या होगा, DC बाई DT। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ D क्या होगा, DD बाई DT। इनका हमने साइन पॉजिटिव लिया है, इन दोनों का हमने साइन पॉजिटिव लिया है, क्योंकि ये दोनों क्या हो रहे हैं, टाइम टू टाइम इनकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। नाउ रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, माइनस ऑफ चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम अपॉन स्टोइकियोमेट्री, और ये किसके इक्वल होता है, पॉजिटिव साइन ऑफ चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद टाइम डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्री। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे जनरल सा। हमने एक रिएक्टेंट लिया 3A प्लस 2B, जिससे हमारा 3C बन रहा है। तो रेट ऑफ द रिएक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, -1/3, -1/3 जो कि हमारा स्टोइकियोमेट्री है, DA बाई DT। माइनस साइन क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारा रिएक्टेंट है। और B के केस में क्या लिखेंगे, -1/2 DB बाई DT, क्योंकि ये भी क्या है, रिएक्टेंट है, तो इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो टाइम टू टाइम क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और प्रोडक्ट का कैसे लिखेंगे, 1/3 DC बाई DT। ओके, ये 1/3 ये 1 में क्यों आया, कोई पूछ सकता है यहाँ पे कि 1/2 1 अब हमने जो स्टोइकियोमेट्री है इसको 1 में क्यों लिया है, क्योंकि हमने ऊपर देखा फॉर्मूले में स्टोइकियोमेट्री कहाँ है, डिवाइड में है, इस वजह से लिया है। ओके, एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं इसको अच्छे से समझने के लिए। हमने लिया यहाँ पे एक रिएक्टेंट 4A प्लस 5B,
दो रिएक्टेंट्स लिए हैं, इनसे हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है 6D। तो रेट ऑफ द रिएक्शन को हम कैसे लिखेंगे, -1/4 dA/dt, और B के रेस्पेक्ट में कैसे लिखेंगे, -1/5 dB/dt, और D के रेस्पेक्ट में कैसे लिखेंगे, 1/6 dd/dt। तो सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, जहाँ पे हमने दो रिएक्टेंट लिए हैं 2A और 3/2B गिव्स 5/3C। तो रेट ऑफ द रिएक्शन यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, -1/2 dA/dt, और इसको अब हम उल्टा लेंगे क्योंकि ये डिवाइड में होता है स्टोइचोमेट्री, तो इसलिए 3/2 को क्या हो जाएगा यहाँ पे 2/3, तो -2/3 dB/dt, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 3/5 dC/dt। यहाँ पे भी रेसिप्रोकल हुआ है क्योंकि स्टोइचोमेट्री आता है हमारा डिवाइड में, तो 5/3 को जब ऊपर लाएंगे 3/5 हो जाएगा। अब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए को हम क्या किस चीज़ से डिनोट करते हैं, तो -dA/dt विद साइन हम इसको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए बोलते हैं, और -dB/dt विद साइन हम इसको बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी। तो dC/dt होता है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी विद पॉजिटिव साइन। सो यहाँ से टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, तो एक बार देख लेते हैं। यहाँ से हम ऊपर वाला एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं, ये वाला, जैसे कि हमने ये ले लिया। तो जैसे हमको यहाँ पे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी दे दिया x, और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी हमको निकालना है, और ये हमने ऊपर से इक्वेशन एज इट इज़ उठा ली है। ओके, तो यहाँ से क्या हुआ, अब हमको दिया क्या हुआ है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए दिया हुआ है, यानी कि हमको क्या वैल्यू दी हुई है, हम लोगों को ये वाली वैल्यू गिवन है, क्या dd/dt, ये हमको गिवन है x, तो इसको हम x से रिप्लेस कर देंगे। तो इस पूरी इक्वेशन को जब x से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, अब -dB/dt एज इट इज़ रख लिया हमने, इस 5 को हम इधर लेके आ गए, तो ये बन गया 5/6, और ये इसकी वैल्यू को हमने x पुट कर दिया जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी। तो -dB/dt जो हमारा होता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ b, ये हमारा कितना आ गया, 5/6 आ गया। ओके, इसको हम ऐसे कर सकते हैं। नाउ जैम 2017 का क्वेश्चन है, 2A + B गिव C + D। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A हमको गिवन था 0.1 मोल पर लीटर पर सेकेंड, हमको रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C निकालना है यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर। तो आइए जरा इसको देख लेते हैं। तो -1/2 dA/dt रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A किसके इक्वल होगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C। तो इसको हम कैसे लिखेंगे स्टोइचोमेट्री, -1/2 dA/dt = dC/dt। अब यहाँ पे हमको क्या है ना, -dA/dt, हमको क्या गिवन है, -dA/dt, ये गिवन है 0.1, तो इसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो 1/2 तो एज इट इज़, 0.1 को हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो पॉइंट हटा एक 0 नीचे लगाई, तो 1/20 आ गया, और 1/20 को जब हम करेंगे तो dC/dt कितना आ जाएगा, 0.05 मोल पर लीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट पेज पे आइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड आते हैं। ये क्वेश्चन गेट 2008 में आया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम 2x3 रिएक्टेंट से 3x2 प्रोडक्ट बनाया। तो हमको बताना है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ x2, तो वो क्या होगा, तो -1/2 dx/dt किसके इक्वल होगा, 1/3 dx2/dt। अब रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ x2 हमें बताना है, यानी dx2/dt हमें बताना है। तो इस 3 को हम इधर लेके चले जाएंगे, तो -3/2 dx3/dt हमारा हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो CSIR नेट 2015 में आया है केमिस्ट्री के अंदर ही। ये क्वेश्चन है 2A + 3B गिव्स 3Z। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A हमको गिवन है 2 × 10⁻⁻⁴। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ Z हमसे पूछा है यहाँ पे, तो हम इसको इक्वेशन को लिखेंगे अब। तो -1/2 dA/dt किसके इक्वल होगा, 1/3 dZ/dt के। तो dZ/dt हमको यहाँ से निकालना है, तो इस 3 को हम इधर लेके जाएंगे, तो वही -3/2 हो जाएगा dA/dt, और -dA/dt हमको गिवन है 2 × 10⁻⁴। तो 3/2 × 2 × 10⁻⁴, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 3 × 10⁻⁴ हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो गाइज इस लेक्चर को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को जो मेरा पढ़ाने का तरीका है वो कैसा लगा, और आप फर्दर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई वीडियो चाहते हैं तो उसके बारे में भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं फर्दर किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो लेके आ सकूँ। थैंक यू वेरी मच।